नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पे आज हम मैप की बात करेंगे। अब ये मैप क्या है? मतलब हम नक्शे की बात करेंगे, क्योंकि कई सारे प्रश्न हमेशा नक्शे से आते रहते हैं। नक्शे के से हमेशा आप देखोगे कि आपको प्रश्न नक्शे से हमेशा मिलता रहेगा कि ये मैप कैसे वर्क करता है। सॉरी, ये कौन से नदी के पास कौन सा देश पड़ता है, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ें आपको बहुत देखने मिलती है। ठीक है सर? हाँ, तो ये सब चीज़ें आपसे प्रश्न बहुत पूछता है कि बताइए कैस्पियन नदी के बाजू में कौन सा देश है, या बताइए काकेशस कंट्रीज बताइए, या तो आपसे पूछ लेगा कि सर बताइएगा कि ब्लैक सी के आगे कौन कौन से कंट्रीज होते हैं। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सर इंडियन ओशन के नीचे, पैसिफिक ओशन के नीचे, तो वो सब प्रश्न आते रहते हैं। कोई भी पॉइंट पूछ सकता है कि सर बताइएगा कि पॉइंट नेमो पॉइंट कौन सा है, 11 डैश लाइन कौन सी है। ठीक है, तो उस प्रकार के प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जाता है। तो उन प्रकार के प्रश्नों को ये हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे शुरुआत से। इस मैपिंग के जो सीरीज़ है, इसका फ़ायदा एक ये रहेगा आपको कि आप लगभग पूरे दुनिया में जितने देश हैं सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पूरे दुनिया में आपको मैं बता रहा हूँ, एशिया के कंट्रीज जैसे मुँह ज़ुबानी याद हो जाएंगे। एशिया, यूरोप, अमेरिका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, सब तो आपको मतलब मुँह ज़ुबानी याद हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज़ के बहुत जैसे फ़ायदे हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैपिंग की सीरीज़ की। तो शुरुआत करा जाए तो ये आपके सामने है विश्व का नक्शा, और ये नक्शा कॉन्टिनेंट वाइज है। ये भी बता दूं मैं आपको, कॉन्टिनेंट वाइज है। 7 महाद्वीप होते हैं। पहले इन महाद्वीप की मिस्ट्री को समझाया जाए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब दुनिया बनी तो जो जहाँ पे पानी था, ये नीली नीली जगह देख रहे हैं, जहाँ पे पानी था उसको हम बोलते हैं ओशन, और नदी जहाँ पे इंसान रह नहीं सकते। अब इंसान क्या किया, रहने के लिए उसने थोड़ा ज़मीन से पानी से ऊंचा मार्ग ढूंढा, तो उसको कहते हैं लैंड। तो 7 लैंडों पे इंसान जहाँ रहता है, 7 जगहों पे जहाँ इंसान रहता है, उसको कहते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। सातों कॉन्टिनेंट का नाम एक बार याद कर लिया जाए। पहला कॉन्टिनेंट एशिया, हमारा कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। हर प्रकार से, पॉपुलेशन में देख लो, जगह में देख लो, या कंट्रीज़ में देख लो, तो सबसे बड़ा एशिया है। फिर आपने याद रखना है यूरोप, क्योंकि मैं आपको मैप के हिसाब से बताऊँ। फिर अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर एंटार्क्टिका। तो इंसान कुछ पे बस चुका है, कुछ पे बसना चाहता है। जैसे ये जगह, यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे भारत के कुछ रिसर्च स्टेशन है, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा जब मैं एंटार्क्टिका पढ़ाऊँगा तब। लेकिन आज हम एशिया पढ़ेंगे, और एशिया में बेसिकली सार्क और आसियान कंट्रीज़ को पढ़ेंगे बेसिकली। पहले अब देखते हैं कि मैप को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले मैप को क्लासीफाई करने के लिए आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन होते हैं मैप को क्लासीफाई करने के लिए। ऊपर का जो एरिया है इसको नॉर्थ कहते हैं, नीचे का जो एरिया है इसको साउथ कहते हैं, इस तरह के एरिया को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, इस वाले एरिया को वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो आप बीचों बीच लाइन देख रहे हैं जा रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अभी इक्वेटर क्या करती है, दुनिया को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन सही में नहीं है। तो बेसिकली ये जगह है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया साउथ। क्योंकि दुनिया को जो लाइन है ये 2 हिस्सों में बांट रही है, नॉर्थ में और साउथ में। तो इस वाले रीजन को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और इस वाले रीजन को कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहती है। हमारा इंडिया कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। ठीक है, हाँ। अच्छा, आपके मन में सवाल है, किसी को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता हो? चलिए ये भी बता देता हूँ मैं आज। अब बेसिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी यही कंसेप्ट है। देखो, आप कहाँ रहते हो, आप अपना एड्रेस बताओ, तो आप कहोगे मैं मनीष के घर में बाजू में रहता हूँ, या
सुरेश के घर के बाजू में रहता हूँ, बट ये हजम नहीं होती बात। अमेरिका वाला क्या सुरेश मनीष का घर जानता है, तो आप अपना एक प्रॉपर एड्रेस बताओगे। जैसे महाराष्ट्र बताओगे, महाराष्ट्र के बाद फिर आप बोलोगे महाराष्ट्र, वो आपको मैप पे मिल जाएगा। फिर महाराष्ट्र के बाद मुंबई में कल्याण में विट्ठलवाड़ी, ठीक है सर। तो जो जगहें हैं, तो जगहों को पता कैसे चलेगा कि ये जगह है? क्योंकि अमेरिका का आदमी है, उसको कल्याण विट्ठलवाड़ी तो नहीं पता होगा। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वो मुंबई जानता होगा, और उससे ज़्यादा तो वो जानता नहीं होगा। तो उसके लिए दुनिया वालों ने लैटिट्यूड्स बनाए, लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइन, इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी जगह को आसानी से पता करने के लिए कि इतने लैटिट्यूड पे है, तो ये यहाँ है, तो ये इतना डिग्री लैटिट्यूड हो गया। तो देखो आपको जो इक्वेटर दिख रहा है ना, इक्वेटर जितने कंट्री से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वो ज्योग्राफी में हम पढ़ लेंगे। तो जो आपको इक्वेटर दिख रहा है ना, इक्वेटर, ये लीजिए, जो इक्वेटर दिख रहा है ना आपको, ये इक्वेटर यहाँ से, ये यहाँ से इक्वेटर, जहाँ से मैं लाइन से लेके जा रहा हूँ उसको। तो जो आपको इक्वेटर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके ऊपर जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर उसके ऊपर जाइए 2 डिग्री, फिर उसके ऊपर जाइए 3 डिग्री, चलते चलते ये 90 डिग्री तक जाता है। नीचे भी है 90 डिग्री तक जाता है, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, जब ये 23.5 डिग्री पे जाता है, तो उसके यहाँ पे एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये अच्छा, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आता है कि बाकी सब डिग्रियों को क्यों नहीं कहा जाता। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक यहाँ से जाता है, और एक और लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ से जाता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये दोनों क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये लैटिट्यूड तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेटर लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही। लेकिन ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड क्यों इम्पॉर्टेंट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे भी 3.5 डिग्री नीचे पे जाओगे साउथ में, तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। तो इसका बेसिक सा यही जवाब है, क्योंकि जो सूरज है, सूरज वो यहाँ से आता है, यहाँ से मतलब यहीं तक आता है और यहीं तक जाता है, इन्हीं के बीच में सूरज रहता है। अभी आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। पीला, इसके लिए येलो कलर इज बेस्ट। अच्छा, तो देखिए ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, और नीचे वाली दिख रही है ये वाली लाइन। अब जो सूरज दादा हैं, जो सूरज चचा हैं, वो यहाँ तक आते हैं और यहीं तक आते हैं। ये इन्हीं जो जगहों के बीच में सूरज ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। इसीलिए यूरोप में ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सूरज नहीं आता है। इसलिए नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे सूरज नहीं दिखता है जल्दी। यूक्रेन में भी जल्दी सूरज नहीं दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसको टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ये सब टॉरिड जोन, ये सब जगह भी कही जाती हैं। ये जगह थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए आप भारत के भी कश्मीर वाले रीजन में जाएंगे तो ठंड बढ़ जाती है, ठीक है, कोल्ड बढ़ जाता है। जितना ऊपर जाएंगे उतना कोल्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ से कम आती है, सूरज की रोशनी फिर वहाँ से तिरछी आने लगती है, ठीक है। बिल्कुल, अभी कंसेप्ट बाकी रह गया ये एशिया कॉन्टिनेंट। अब था तो कॉन्टिनेंट का मैं आपको नाम यहाँ याद करवा देता हूँ। पहला कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, याद करते चलेगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो शायद याद हो गया होगा। तो चलता हूँ मैं अगले। अब मैं एशिया में आ चुका हूँ। अब एशिया में टोटल 48 के आसपास कंट्रीज रहती हैं, अलग अलग विवाद है, लेकिन ह्यूमन में इतने ही रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब ये इंडिया है हमारा। देखिए ये आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़, जूम करके थोड़ा सा।
ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये है, और ये वाला एरिया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ क्योंकि मैप अच्छा मिल नहीं रहा था। ये वाला जो एरिया आप दिख रहा है ऐसा, ये पाकिस्तान की तरफ, ये थोड़ा सा इस तरफ, ये है वो जो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है COK चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर, ये है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। तो इस रीजन की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अच्छा मैप मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ये वाला मैप लाया। ठीक है, चलिए माफ़ कर देना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था, ये है आपका एशिया। अब ये एशिया कौन कौन से ये कॉन्टिनेंट से कितना दूर है ये देख लेते हैं। अब ये देखते हैं इस तरफ, ये अमेरिका से कितना दूर है। आप पिछले मैप में देखोगे सर अमेरिका यहाँ पे रहता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो इतना दूर है, गलत। दुनिया गोल है, ये तो फ्लैट मैप है ना आपके सामने। जो मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तो फ्लैट मैप है ना। तो दुनिया जब दुनिया गोल है, देखिएगा, जब इसको आप गोल कर देंगे, इसी चीज़ को जब आप गोल कर देंगे तो एशिया यहाँ रहेगा और यहीं पर रहेगा, इसी के जस्ट बाजू में रहेगा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे आप जो जगह छोटी छोटी दिख रहे हैं, यहाँ पे जगह वो बनी बनी दिख रही है, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। तो एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को जो जगह अलग करती है, जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जगह अलग करती है, उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ तक ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो एशिया है वो बेरिंग स्ट्रेट तक है। थोड़ा नीचे भी देख लेंगे कहाँ तक गया है, फिर हम देखेंगे यहाँ तो कहाँ तक है। तो इसके लिए मुझको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह, ये है यूराल पर्वत। ये है यूराल पर्वत जो है वो रशिया को, सॉरी, यूरोप को और एशिया को अलग करता है। ये रशिया में है, लेकिन ये मत याद रखिएगा रशिया जो है थोड़ा बहुत यूरोप में भी है, ठीक है। रशिया जो है वो थोड़ा बहुत यूरोप में भी है। इस एरिया को जो एशिया में रशिया है, इसको हम साइबेरिया कहते हैं, इसको, ठीक है। चलिए और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कैस्पियन सी, यहाँ पे भी रेड सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, मतलब बहुत सारी जगह हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे। अब यहाँ का भी डायरेक्शन नाप लेते हैं। पहले मैंने कहा, पहले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब भारत आप ध्यान से देखें तो ये हो गया नॉर्थ एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया, यहाँ तक तो नहीं आएगा, भारत का पश्चिमी। ये हो गया साउथ एशिया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। क्यों? साउथ के ईस्ट के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट एशिया। ये हो गया ईस्ट एशिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी आपको पूरे देशों का नाम याद हो जाएगा। अब भारत जो है वो आता है साउथ एशिया में। तो भारत ने साउथ एशिया वालों का एक संगठन बना के रखा है। भारत ने साउथ एशिया वालों का एक संगठन बना के रखा है, इसको बोलते हैं सार्क, ठीक है। सार्क बोलते हैं, साउथ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रीहेंशन, सार्क हो गया। इसमें टोटल 8 देश आते हैं। इसमें जो है वो टोटल 8 देश आते हैं। तो ये रह गए 8 देश। यहाँ छोटा सा एक देश है मालदीव्स,
श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, वापस याद कर देगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, वापस याद कर दीजिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने कंट्री हो गए? 8 कंट्रीज हो गए सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रीहेंशन। तो 8 देश हमने याद कर लिए। ठीक है सर, बिल्कुल। अब मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया भी एक जगह बताई है, उन्होंने भी अपना एक संगठन बना के रखा है, हमने संगठन बना के रखा है, तो वो भी जाहिर सी बात है संगठन तो बना के रखेंगे ही। तो उनके जो संगठन का नाम है आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 कंट्रीज आती हैं। अब इन 10 कंट्रियों का नाम याद कर लेते हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, हर एक की राजधानी आज मैं आपको बेसिक्स में आपका बता रहा हूँ। ठीक है, आज 18 से 19 देशों का नाम बता दे रहा हूँ, और कल के लेक्चर में हम सार्क को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वापस याद करिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी इन सब की बेसिकता में सबके बारे में बताऊंगा कि म्यांमार में कौन कौन फेमस जगहें हैं, कालादान मल्टी प्रोजेक्ट के बारे में, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है, मैं सब बताऊंगा। ये इसको क्या कहा जाता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज तो बेसिक समझो कंट्रियों का नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी आपको कितने कंट्रीज़ का नाम याद हो, लास्ट हम देखेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। वापस से, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो मेरे हिसाब से आपको 10 के 10 आसियान नेशंस का नाम याद हो गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपका टेस्ट ले लूँ। तो अभी तक हमने कितने, लगभग 18 नेशंस का नाम याद कर लिया है। तो पहला है मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने कंट्रीज हो गए? 8 कंट्रीज। इन कंट्रीज को सार्क के नाम से भी जाना जाता है, सार्क के नाम से भी इन देशों को जाना जाता है। ठीक है, और बाकी कौन कौन सी कंट्रीज हो गई हैं बाकी? अब हम एशियन कंट्रीज़ को याद कर ले, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 कंट्रीज़ हो गई। बाकी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, 18 देशों का नाम याद हो गया। अब आँख बंद करके कहिएगा तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। अभी हर कंट्री की विशेषताएं हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर आज लगभग बेसिक तो जान लें। अब देख लेते हैं ये भारत के साथ सीमा कौन कौन साझता है। ठीक है, बिल्कुल, फिर उसके बाद मैं वीडियो एंड कर देता हूँ। सबसे एक सीमा साझता है पाकिस्तान, पाकिस्तान साझता है, यहाँ से इसको बोलते हैं LOC, इस जगह को बोलते हैं LAC। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास बताया जाए। अभी आप देखिए, पाकिस्तान जो लाइन की जो बॉर्डर साझता है, बेसिकली हम इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो 1947 में खींची गई थी बाय सीरियल रेड क्लिफ। लेकिन 1947 के अक्टूबर वाले महीने में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई यानी अटैक कर दिया था। उसी के बाद यहाँ तक वो पाकिस्तान की सेना पहुँच गई थी और वहाँ पे सीज़ फायर हो गया था। सीज़ फायर मतलब लड़ाई बंद हो गई थी वहीं पे। सीज़ फायर को भी वीडियो बनाऊंगा। तो सीज़ फायर जब बंद हो गया, मतलब सीज़ फायर वहाँ पे हो गया था, तो वहीं पे
यहाँ पे पाकिस्तान रुका, जहाँ तक उसने कब्जा किया था उसको हम बोलते हैं पीओके, और जो लाइन जिस जगह पे छुड़ा था उसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब 1962 में, जहाँ तक आपको ये भी याद होगा कि 1962 में जो है वो चाइना भी हमारे जो है कंट्री में घुस गया था, ठीक है। 1962 के आसपास चाइना भी हमारे कंट्री में जो था वो घुस गया था, और उसने जो ये वाले रीजन तक कब्जा किया था उसको बोलते हैं लाइन, वहाँ पे जहाँ वो जब वो आके रुक गया था उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अक्साई चीन वाला एरिया उसने जो है अपने कब्जे में ले लिया था। अक्साई चीन वाला एरिया वो हमारा एरिया उसने कब्जे में 1962 के वॉर में ले लिया था, ठीक है, बिल्कुल। बाकी एक पाकिस्तान बाउंड्री बनाता है, एक चाइना बाउंड्री बनाता है, और एक अफ़गानिस्तान बनाता है। अफ़गानिस्तान कहाँ से बनाता है सर? जो पीओके वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, वहाँ से अफ़गानिस्तान बाउंड्री बनाता है। तो अभी नहीं बना रहा है, लेकिन बनाएगा जब हमारे पीओके हमारे पास आ जाएगा। फिर नेपाल बनाता है, फिर भूटान बनाता है, फिर बांग्लादेश बनाता है, फिर म्यांमार बनाता है, और एक देश समुद्री बॉर्डर बनाता है, उसको हम बोलते हैं पाक स्टेट के माध्यम से श्रीलंका बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो जितने ये नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है। तो कौन कौन से पाकिस्तान बनाता है? पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन से और एलओसी से, ये मैकमोहन लाइन से और एलएसी से, ठीक है, एलएसी से। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कौन सी रेखा, ये अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को कौन बांटता है? तो डूरंड रेखा, डूरंड लाइन बांटती है, ठीक है। और नेपाल यहाँ है, यहाँ बांग्लादेश है, ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है, ठीक है, बिल्कुल। ये भूटान है, और यहाँ पे जो जगह जो इसको बांटती है श्रीलंका को, उसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब ऐसा है एक ज़मीन जो दो बड़े लैंड मास को मिलाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट, जल संधि, ठीक है। और इस्थमस का मतलब होता है ऐसा एक लैंड जो दो बड़े लैंड मास को मिलाता हो, उसको हम बोलते हैं लैंड इस्थमस बोलते हैं। और जो दो बड़े ऐसा एक जल का मार्ग, ऐसा एक जलीय मार्ग जो दो बड़े लैंड मास को मिलाता हो, उसको हम बोलते हैं जल संधि यानी स्ट्रेट। और ऐसा मार्ग जो ऐसा एक ज़मीन का मार्ग जो दो बड़े लैंड को मिलाता हो, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ये फेमस इस्थमस है, पनामा एक इस्थमस है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या याद किया, एक वापस देख लेते हैं एक बार। हमने याद कर लिया है कि ये हमारे बॉर्डरी कंट्रीज़ कौन कौन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है। बाकी हमने 18 के ऊपर की कंट्रीज़ का भी नाम याद कर लिया है। तो एक बार रिवीजन बस कर लेते हैं इसका। तो पहला कंट्री कौन सा है? मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। और आसियान कंट्रीज़ कौन सी है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। मैप के हिसाब से भी एक बार देख लो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है। भारत के सब मैंने याद करवा ही दिए, बाकी ये सब कंट्रीज मैंने याद करवा ही दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ विदाई ली जाए आपके साथ। तो बाय, ओके।